नमस्कार। इस व्याख्यान में आपका स्वागत, जिसमें हम जिक्र कर रहे थे कि मछली के बीज की पैकिंग और परिवहन। इससे पहले हमने कुछ बातों को ध्यान में रखा, जिसमें हमने परिवहन के समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी हैं और संग्रह कैसे किया जाता है, या फिर बीज का घनत्व क्या होना चाहिए, भंडारण की स्थिति क्या होनी चाहिए। इससे पहले हमने जिक्र किया था कि भंडारण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, मछली का बीज कैसे होता है, हम कैसे परिभाषित करते हैं मछली के बीज को, क्या क्या मछली के बीज के सोर्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं। ये मछली पालन में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती हैं, ये सारी बातें हमने अभी जो इससे पहले वाला हमारा अध्याय चल रहा था, हमने विस्तार से उसमें बताया और उसमें हमने पूरी जानकारियाँ भी थी, ताकि हमारे विद्यार्थियों को जो इस कोर्स को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही जो हमारे फार्मर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, ताकि उनको जो है इन बातों का ध्यान रहे और अनावश्यक जो है परेशानियां ना हों, ताकि वो अपने जो मछली का जो व्यवसाय है उसको सही तरीके से प्रयोग में ला सकें। तो ये मछली बीज परिवहन और संग्रह भंडारण का हमने जो जिक्र किया था। अब इसी का एक दूसरा भाग है, जिसमें जो मछली बीज की हम पैकिंग कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी देंगे। जैसे मछली बीज की पैकिंग और परिवहन के बारे में हमने जो फॉर्मूला बताया था, तो उसके अनुसार भी, और पैकिंग के जो प्रकार हैं वो क्या क्या हैं। जैसे प्लास्टिक बैग पैकिंग की विधि होती है। बैग में जो प्लास्टिक का जो बैग होगा उसमें हमें कितना ऑक्सीजन रखना है, कितना भाग उसमें पानी का रखना है, कितना उसमें हमने सीड पैक करना है। जैसे बैग में हमने 1/3 भाग साफ पानी की आवश्यकता होती है और 2/3 भाग में हम शुद्ध ऑक्सीजन के रूप में उसमें भरेंगे और बैग को कस कर बांधेंगे या टाइट करके या रबर बैंड से, जैसे भी हम उसको, ताकि ऑक्सीजन आदान प्रदान ना हो सके। थर्माकोल या बॉक्स में बैग रखना ताकि तापमान उसका नियंत्रण रह सके। हमें अगर थोड़ा सा लंबी दूरी तक जाना है तो हमें थर्माकोल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा मेंटेन रहता है। बॉक्स या कंटेनर की जो पैकिंग होती है उसको हमने ध्यान में रखना है। जो एरेटर्स हैं, जो वातन युक्त जो टैंक हैं, या विशेष परिवहन वाहन में जो बीज होता है और जो अधिक दूरी के लिए है वो उपयोगी होता है, ये इसलिए प्लास्टिक बैग में हम इस तरीके से पैक करते हैं। इसके साथ में अब जो हम जिक्र करेंगे, ये हमने मछली बीज और पैकिंग का था और ट्रांसपोर्टेशन का, किस तरीके से ओपन और क्लोज सिस्टम होते हैं, हम उसके बारे में जानकारी देंगे। तो जैसा कि हमने मछली बीज पैकिंग और परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग के प्रकार हमने बताए, प्लास्टिक बैग में जो पैकिंग की विधि होती है उसमें कितना भाग में पानी, जैसे 1/3 भाग में हमने साफ पानी, 2/3 भाग में शुद्ध ऑक्सीजन, फिर बैग को कस के हम बांध सकते हैं। साथ ही जो परिवहन के प्रकार हैं, हमें इस पर भी थोड़ा जिक्र करना ज़रूरी है कि कुछ डिस्टेंस जो होती है वो कम समय की होती है, जैसे 4 से 6 घंटे की, तो वहाँ पर उसको हम स्मॉल डिस्टेंस जो है, लघु दूरी जिसको हम कहते हैं, 4 से 6 घंटे की, तो प्लास्टिक बैग से। मध्यम दूरी एक होती है जो मीडियम डिस्टेंस जहाँ पर रहती है, 6 से 10 घंटे का जो सफ़र है उसको हम थर्माकोल कंटेनर प्लस ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में। और कुछ दीर्घ दूरी जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है, 10+ आवर्स की हम बात कर रहे हैं, तो 4 से 6 घंटा, 6 से 10 घंटा, मोर देन 10 आवर्स, 10+। तो ये 3 कैटेगरी में हमने जो डिस्टेंस होती है परिवहन की, हमें भी इस चीज़ का अनुमान लगाना होता है कि हमारी जो डिस्टेंस है वो कितने घंटे की है। हमारा जो मैनेजमेंट होगा वो इस डिस्टेंस के बेस पर होगा। लघु दूरी कितने की है, 4 से 6 घंटे की है, तो उसमें हम प्लास्टिक बैग से कैरी कर रहे हैं। मध्यम दूरी है वो 6 से 10 घंटे की है, तो उसमें हम थर्माकोल कंटेनर प्लस ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पर होगा तो वो 10+ आवर्स का होगा, तो उसमें हम जो एरेटर टैंक होते हैं, वातन टैंक है, या ट्रक पर जो है ऑक्सीजन युक्त जो सिस्टम होता है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो परिवहन के दौरान कुछ हमें सावधानियाँ, जिसमें हमने जो शुरू में एक बात का जिक्र किया कि जो सुबह और जो शाम का जो वक्त होता है वो इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए उचित होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहता है, तो सुबह और शाम को परिवहन करना। दूसरा, बैग को सीधी अवस्था में रखना।
तीसरा, जो उसमें मूवमेंट होता है, जो झटके लगते हैं, उसको हिलाने से हमें बचाव रखना है ताकि उनमें अनावश्यक रूप से जो स्ट्रेस की जो स्थिति है वो ना आए। इसके अतिरिक्त जो वाहन का तापमान है वो भी हमें कंट्रोल स्थिति में रखना होता है, और बैग में जो बीज की जो संख्या है वो मानकों के अनुसार हो, अर्थात जो हमने सूत्र उसके लिए बताया, जो डेंसिटी का जो हमने फॉर्मूला बताया कि बैग में हमने कितने नंबर ऑफ सीट रखने हैं, कितनी उसमें ऑक्सीजन ppm पे रखनी है, कितना उसमें ऑक्सीजन वो कंज्यूम करेंगे, वो हमारी इस लघु दूरी, मध्यम दूरी और दीर्घ दूरी, इन तीनों पर निर्भर करेगी। और बाकी भीड़ से हमें बचना है ताकि उनको अनावश्यक रूप से कोई स्ट्रेस ना हो। तो ये परिवहन के दौरान हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। अब हम मछली बीज का जो परिवहन है थोड़ा सा उसमें और जिक्र कर लेते हैं। जो मछली बीज का परिवहन होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो खुली परिवहन प्रणाली होती है, एक बंद परिवहन प्रणाली होती है, यानी कि ओपन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड क्लोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ओपन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? खुली परिवहन प्रणाली जो है, जैसे कि जहाज़ों में बीजों का परिवहन और हुंडी का जो पारंपरिक रूप से जो उपयोग भारत में जैसे बंगाल से शुरू हुआ था, तो फिर कुछ समय के बाद जो है जो मिट्टी की जो हुंडी होती है उसको अब जो है एल्यूमिनियम के बर्तनों में बदल दिया गया है। तो मिट्टी के जो हुंडियों में पानी का जो तापमान बनाए रखने का एक फ़ायदा रहता है। तो बंगाल में जो है वो मिट्टी के बर्तन दो प्रकार के होते थे, और जो छोटे वाले हैं वो 20 सेंटीमीटर व्यास के, और जो बड़े वाले होते थे वो 23 लीटर जो क्षमता वाले हैं, वो सिर के बोझ या बांस की गोफन के रूप में रहते हैं। और जो बड़ा 23 सेंटीमीटर व्यास और जो 32 लीटर क्षमता का होता है, और वो रेलवे परिवहन का उपयोग करता है। तो ये एक खुली परिवहन प्रणाली थी। और जो बंद परिवहन प्रणाली है उसमें जो प्रणाली है, जो मछलियों को जो पॉलीथीन की थैलियों में और कंटेनरों में पैक करके, जैसा हमने अभी बताया था वातन और जो एरिएटर की बात करें, पानी के साथ में जो है पूरी तरह से सील बंद करके मछली के बीजों का परिवहन किया जाता है। और पॉलीथीन बैग की जो अवधि है वो लगभग अभी जो हमने कुछ जगहों पर हम 4 से 6 घंटा, फिर 8 से 12 घंटा, अगर 8 से 12 घंटा कर रहे हैं तो फिर हम थर्माकोल में उसको कैसे पैक कर रहे हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, इतने आवश्यक तक के लिए उसकी क्षमता को हम बरकरार रखते हैं। और जो सील बंद या रबर या प्लास्टिक पैक के जो कंटेनर का जो इस्तेमाल होता है, जो एक गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है, तो उसका जो साइज़ होता है जैसे 24 गुणा 35 सेंटीमीटर के आकार का जो प्लास्टिक बैग होगा, और जो 13 to 20 सेंटीमीटर जिनकी लेंथ होती है, या फिर 30 to 40 की जो फिंगरलिंग्स मछली के बीजों को वो 10 से 12 घंटे की यात्रा के लिए हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक जो क्लोज सिस्टम की प्रणाली है। एक चित्र की सहायता से हमने कैसे पॉली बैग में जो है प्रथम चित्र में कि कैसे हमने सीड को पैक कर रखा है, कितनी डेंसिटी के हिसाब से किया है, कितना उसमें पानी होना चाहिए, कितना उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, और किस तरीके से उसको हमने बांध के खड़ा रखा हुआ है, इस स्टेज में वो जाना चाहिए। यदि जो लघु दूरी है तो उसमें हम डायरेक्टली ले जा सकते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हुए, और अपने वाहन की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हुए। और दूसरे चित्र में जिस स्थान पर हमें लाना होता है तो हमें कैसे उनको जो है धीरे से एक्लेमेटाइज करना होता है पानी में। अभी हम इस पर जिक्र करेंगे एक्लेमेटाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है। तो इसमें बैग को पहले जो 18 से 20 लीटर का जो क्षमता वाला है, या जो टिन या किसी कठोर बॉक्स में रखा जाता है, जिससे बैग को इसकी क्षमता का 1/3 यानी कि 6 से 7 लीटर पानी से पूरा भर दिया जाता है, और सिलेंडर से उच्च ऑक्सीजन के दबाव के साथ एक आवश्यक जो बीजों की संख्या है उसमें डाल दिए जाते हैं, लगभग बैग के 2/3 हिस्से तक। और बैग के ऊपरी हिस्से के 10 से 15 सेंटीमीटर हिस्से को एक तार से या किसी चीज़ से हम सील बंद उसको मोड़कर हवा बंद कर दिया जाता है। या जो कार्प है, स्पॉन वगैरह होती हैं, 20,000 से 40,000, फ्राई है 300 से 600, फिंगरलिंग्स है 40 से 70। ये दूरी के आधार पर एक मेजरमेंट किया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें हर तरीके की प्रजातियों में इसी प्रकार की पैकिंग करनी है, या फिर फिंगरलिंग्स और फ्राई स्टेज को हमने एक ही में नाप तोल के कर दिया तो उससे वो एक लाइव स्टेज में नहीं जा पाएंगी, क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो है अलग अलग होती है।
ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, जो कंज्यूमशन हमने ऑक्सीजन का एक सूत्र के सहायता से बताया वो अलग अलग होता है। तो जो हम एक समान आकार से भी ले जाएंगे, एक समान जो उनका स्ट्रक्चर होगा, जो उनका लेंथ है, जो उनका वेट है, उस हिसाब से फ्राई स्टेज में, फिंगरलिंग स्टेज में, वो हमें ध्यान पर रखना हुआ है। तो दूरी के आधार पर भी हम उसको पैक करेंगे। इससे क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो मोर्टेलिटी होती है वो शून्य रहती है, या लगभग 4 से 5% ऐसा संभावना उसमें हो सकती है, लेकिन बाकी उसमें सरवाइव करते हुए जाएंगी। ऐसा इस पैकिंग की सहायता से होगा। मछली बीज की जो पैकिंग है, ये पहले चित्र की सहायता से हमने, जैसे इसमें रखा हुआ है कि कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर से जो हम ऑक्सीजन उसमें पैकिंग कर रहे हैं, प्रेस आउट एयर फ्रॉम द इनसाइड बबल्स ऑक्सीजन थ्रू द वाटर। पहले डायग्राम में जो पहला चित्र है उसमें दिखा रखा है। सेकंड में हमने उसको पैकिंग कर ली है। ब्लो द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनटेक द बैग, रिमूव द पाइप एंड टाई द बैग टाइटली। फिर हमसे जैसे ही पाइप को हमने उसमें से पॉली बैग से हटाया और वैसे ही हमने उसको टाइटली बांधने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। एंड नाउ इन थर्ड स्टेज, बैग रेडी टू ट्रांसपोर्ट। अब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ये कुछ दूसरे चित्र में यहाँ पर हमने जो पॉली बैग हैं वो पैकिंग किस तरीके से की जाती है वो उदाहरण की सहायता से समझाने का प्रयास किया है कि अधिक संख्या में जब बीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे पैकिंग करके तैयार किए जाते हैं। ये मछली बीज की पैकिंग करने की विधि होती है। फिश कलेक्शन हमने यहाँ पर किया हुआ है, कैसे कलेक्शन करते हैं, कैसे हम उनको एक्लेमेटाइज करते हैं, कैसे हम फीडिंग करते हैं एक चित्र की सहायता से, कि हमें जितनी डिस्टेंस से भी हम अपना सीड को एक जीवंत स्टेज में अपने तालाब तक, अपने जलाशय तक, अपने फिश फार्म तक कितनी दूरी से ला रहे हैं वो सारा निर्भर करता है कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन किया। देन उसके बाद जब हम अपने तालाब के, अपने जलाशय के पास, अपने फिश पॉन्ड के पास में, अपने फार्म के पास में आते हैं, फिर कैसे उनको एक्लेमेटाइज किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रक्रिया से हम ला रहे हैं, हमारा जो पॉली बैग है उसमें क्या पीएच था, उसमें टेम्परेचर क्या था, हम जिस स्थान पर लाए हो सकता है कि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम हो या थोड़ा ज़्यादा हो, तो अचानक से जो है हम किसी भी चीज़ को किसी अनजान जगह पर ले जाते हैं, चाहे कोई व्यक्ति भी किसी अनजान जगह पर जाता है तो उसको कुछ उलझने वहाँ पर ज़रूर होती हैं, कुछ स्ट्रेस ज़रूर होता है, कुछ समस्याओं का उसमें आ सकती हैं। तो उसको एक एडेप्ट करने के लिए, उसको उस परिस्थिति में लाने के लिए, उसको उस टेम्परेचर में लाने के लिए, उसको उस आदत में ढालने के लिए, ये सारी चीज़ें एक एक्लिमेटाइज करने की परिस्थिति कहलाती है, ताकि हम ट्रांसपोर्ट करते हुए सीधे पॉली बैग को आप लाए और सीधे पॉली बैग को हमने उस पर रख दिया या फिर उसमें प्रवाहित कर दिया, तो उससे उसमें मोर्टेलिटी आने की संभावना हो सकती है। हमारा जो तालाब का पानी होगा या हमारे जो जलाशय का पानी होगा, जिस स्थान से आप उसको लाए हैं उस स्थान से कुछ न कुछ वेरिएट करेगा, कुछ न कुछ परिवर्तन उसमें रहेगा। टेम्परेचर का वेरिएशन हो सकता है, पीएच का वेरिएशन हो सकता है, बाकी वाटर की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कुछ समान नहीं होंगी, असमान होंगी। जिस स्थान से लाए हैं और जिस स्थान तक ले जा रहे हैं, तो उनको उस परिस्थिति में ढालना ही एक्लेमेटाइज करना कहलाएगा। और 5 से 10 मिनट से 15 मिनट या 20 मिनट तक हम उसको, जैसे एक पॉली बैग पहली स्टेज में हमने दिखा रखा है कि हमने कैसे पॉली बैग को कैरी कर रखा है, और उसमें हमने फिश सीड को पैक करके पॉन्ड में हम धीरे से उसको प्रवाहित करेंगे। 10 से 15 मिनट तक हमने पॉली बैग को हम छोड़ देंगे ताकि अंदर का और बाहर का जो वातावरण है वो थोड़ा सा समान हो जाए, टेम्परेचर थोड़ा समान हो जाए। तो उससे इक्वल स्टेज में आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है, तो उसको उतने समय के लिए एक्लेमेटाइज करने के लिए छोड़ेंगे। फिर धीरे धीरे उनको दूसरे चित्र की सहायता से समझाने का प्रयास किया है कि कैसे उसको हम धीरे धीरे प्रवाहित कर रहे हैं तालाब में, अपने तालाब में जहाँ से हम लाए, कैसे पानी को हमने धीरे धीरे, जो तालाब का पानी होगा उसको पॉली बैग के अंदर हल्का सा लेना है, जिससे थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन, धीरे धीरे हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। क्योंकि बहुत छोटे फ्राई स्टेज में अगर हैं तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, ज़्यादा वक्त लग सकता है, परिवहन में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है, ट्रांसपोर्टेशन में कई सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ सकती हैं। क्योंकि उस परिस्थिति में जो है, अगर बहुत छोटे स्टेज में होंगे, छोटे बच्चे हैं, तो उनको हमको अडेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है।
यदि फिंगरलिंग्स में थोड़ा बड़ी स्टेज में है तो वहाँ पर परिस्थिति थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है और वहाँ पर थोड़ा हमें कम मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन अगर बहुत छोटी स्टेज में है तो ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये दूसरे चित्र से हमने एक्लेमेटाइजेशन करके धीरे धीरे प्रवाहित करने की स्थिति है। फिर कितने समय के बाद हमने खाना देना है, जैसे हमने ट्रांसपोर्ट करके लिया है, एक्लेमेटाइज करके हमने जो है पॉन्ड में रख दिया का ज़रूरी नहीं है कि आपने सीधे उनको फीडिंग कराना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय के लिए 2 4 5 घंटे के लिए या एक रात के लिए हमने उनको अडेप्ट करने के लिए छोड़ दिया है। फिर हम उनको धीरे धीरे फीडिंग कराना स्टार्ट करेंगे। फिर हमारे उस कल्चर में, उस स्थान में, उस जगह में, उस पानी में वाटर क्वालिटी की वो जो पैरामीटर्स हैं उनको धीरे धीरे वो एडेप्ट करना शुरू करेंगे। फिर उनको हम फीडिंग कराना शुरू करेंगे। हमें आउटलेट इनलेट का इस्तेमाल जो है बराबर मात्रा में करना होगा। जो प्रारंभिक जो स्थितियाँ होती हैं वो बहुत मेहनत की होती हैं। उसमें हमें डेली रूटीन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उनको देखना पड़ता है। उनको बार बार जो है सहेजना पड़ेगा कि वो किस स्थिति में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहीं टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, कहीं पीएच मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर उनको परेशानियाँ होने लग जाएंगी। तो ये जो परिस्थिति होगी ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही ये हमें सीखना ज़रूरी है कि हम उनको कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे और कैसे हम उनको एक्लेमेटाइज करेंगे। देन फिर उसके बाद हम कैसे एक रूटीन में उनको हम ले जा सकते हैं। तो ये चित्र है जिसकी सहायता से हमने पूरा एक जो ग्रुप है लर्नर्स का, उनको भी ट्रेनिंग के दौरान में इन सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, कैसे फीडिंग कराई जाती है, कैसे वाटर क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है और कितना उनको क्योंकि पिछले अध्याय में भी हमने जिक्र किया था कि वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स हम डेली रूटीन में कैसे करेंगे। तो फाइनली जो हमारा एक निष्कर्ष इस अध्याय से निकलता है और कुछ सुझाव भी इसमें रहेंगे कि मछली के जो बीज की जो परिवहन की स्थिति होती है तो उसमें जो बीज की गुणवत्ता है, पानी की गुणवत्ता है, ऑक्सीजन की गुणवत्ता यानी कि उसका स्तर, तापमान, उसका नियंत्रण और समय प्रबंधन पर सारी निर्भर करेंगी। ये हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है उस पर निर्भर करेगा। अगर वैज्ञानिक तरीके या उनकी जो तकनीकें हैं उनसे जो है जो बीज की जो मोर्टेलिटी होती है लेस देन 5% होती है। अगर हमने उनके बताए या कहे अनुसार हमने फॉलो किया तो हमारी मोर्टेलिटी उस पैकिंग में, उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कम रहेगी। तो मत्स्य पालकों को भी इस प्रक्रिया को बहुत सावधानीपूर्वक अपनाना चाहिए ताकि वो सीड का एक दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन कर सकें और सही तरीके से एक्वाकल्चर को डेवलप कर सकें, एक सस्टेनेबल तरीके से हम एक्वाकल्चर को डेवलप कर सकें। तो ये आज का हमारा अध्याय है जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, उसका कलेक्शन और क्या क्या उसके सोर्सेज हैं उनको कैसे ध्यान में रखना है और किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सीड की पैकिंग करनी है, क्योंकि हमने स्पेसीज का सिलेक्शन किया, देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हमने एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का, फिर उसके बाद हमारा कल्चर प्रारंभ हो जाता है। तो आज के इस अध्याय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।